कि सर हमें बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता, आखिर बायोलॉजी की कॉपी में क्या लिखकर आएंगे। तो स्टूडेंट बस आज रात ये वीडियो देख लो, आप भी 23 फरवरी को बायोलॉजी में बिना पढ़े 70 में 65 प्लस लेकर आएंगे। तो अगर आप भी 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो और आपको अंदर से लग रहा है कि सर बायोलॉजी में मुझे कुछ भी नहीं आता या बहुत कम मैंने बायोलॉजी की पढ़ाई की है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जैसे ही पेपर कुछ ही घंटों या फिर कुछ ही दिन बचता है, मैं ऐसा ही एक ट्रिक बच्चों के लिए लेकर आता हूं और हर साल इस ट्रिक को देखकर लाखों बच्चे 70 में 65, 60, 67 ऐसे लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिना पढ़े बायोलॉजी में पास होने का ट्रिक। मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर बायोलॉजी का आपके सामने है, आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आ रहा है, बायोलॉजी का बी भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप कैसे विथ ट्रिक आंसर लिखकर आएंगे और आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पे अपना रोल नंबर डाल दो, यहां पे नाम, ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एक वायरल पेपर है, पेपर कोड है 348 डीएम। साथ ही साथ हम ये पेपर भी सॉल्व करेंगे। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। इस पूरे 70 नंबर के पेपर को विथ ट्रिक विथ सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। याद रहे, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आपके क्लास का बायोलॉजी का सबसे तेज बच्चा आपसे पूछेगा तेरे इतने नंबर कैसे आ गए। ठीक है, तो कुछ नोट दिया गया है भैया कि 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, सभी प्रश्न आपको करना है, जहां आवश्यक हो वहां पे आपको चित्र भी बनाना है। भैया ये बायोलॉजी है, यहां पे कहीं कहीं आपको फिगर बनाने को भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके निर्धारित, उनके सम्मुख अंकित हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट ध्यान से थोड़ा सा समय निकाल कर देख लेना। अगर आप 23 फरवरी को दिन में 12 बजे भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो जरूर देखकर जाना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, कुल 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 4 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है, डीएनए के रासायनिक चाकू हैं, बताओ इसमें से कौन है जो डीएनए का रासायनिक चाकू है। एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइगेज या ट्रांसक्रिप्टेज। अब आपको मान लीजिए आंसर नहीं आता, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 4 में से 3 आ रहा है या चारों आ रहा है, तब तो इसका आंसर पहले लिखो। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़े रहो, हो सकता है बाद में आपकी हेल्प कर दी जाए, आपको थोड़ा बहुत आंसर बता दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आएगा ना, कोई बताएगा भी नहीं, तो एक ट्रिक लगा देना भैया। बायोलॉजी में सेकंड ऑप्शन जो है इसके सही होने के चांसेस 40% है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके सही होने के चांसेस 30% होते हैं, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो है इसके सही होने के चांसेस 20% होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन के सही होने के चांसेस 10% होते हैं। मतलब ज्यादातर चांसेस सेकेंड ऑप्शन का होता है, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डीएनए के रासायनिक चाकू कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा एंडोन्यूक्लियस। देखो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, 30% इसका चांस है। वीडियो को लाइक कर देना भैया, हम जो आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस ला रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आप सिर्फ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। 10,000 लाइक्स का टारगेट है, आप लोग पहुंचा देना बच्चों। बाकी अगर आप लोग लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी, और आप सभी को मैं यही प्रे करूंगा कि आप लोग जो भी लाइक करें सबको भैया 70 में 70 आप करके आए। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा देखो खा, डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन सा मच्छर होता है। हड्डी तोड़ बुखार यानी कि डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर होता है। आंसर पता है लिखो, नहीं पता है तो कुछ देर छोड़े रहो। देखो ऑब्जेक्टिव अगर आपको नहीं आता ना, कुछ देर आपको नहीं करना चाहिए, पहले उसी क्वेश्चन का आंसर करो जो आपको आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई बाद में हेल्प कर दे, नहीं हेल्प करेगा तो हमारा ट्रिक लगाना कि देखो क्यूलेक्स, एडीज, एनोफ्लीज या इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू बुखार का वाहक कौन सा है।
अब आप सोच रहा कि सर जी ने ट्रिक बताया था कि सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही होता है, 40% चांस है, तो यहां पे सेकंड ऑप्शन आपका सही है, एडीज। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट के चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। गा वाला क्वेश्चन, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रतिजैविकों को मुख्यतः किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? नीलहरित शैवाल से, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटा से या विषाणुओं से? भैया प्रतिजैविकों को जो है ना ये जीवाणुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो सेकंड यहां पर भी सही है। हमारा ट्रिक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी मैं आपको जो नीचे के क्वेश्चंस है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले, उसमें भी मैं ट्रिक बताऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल मतलब बस ध्यान से देखते रहो। जाना 23 फरवरी को ये ट्रिक लगाना और कॉपी में छाप के आना। घा वाला, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी मोर, सारस, कबूतर या गौरैया? भैया उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। तो सेकंड थोड़े ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है सही होने के। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपने सेकंड ऑप्शन जो सही था उसी को लिया। नहीं भैया, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है, तब मुझे पता चला कि सेकंड और फर्स्ट के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं। तो 4 क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिल चुके हैं। अब देखो अगला हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। ये देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, आपको 5 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं। मैं आपसे ये चाहूंगा ना कि जो सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उसको टारगेट करें, उसको कॉपी में लिखें। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले उसको लिखें, आंसर आ रहा तो फटाफट इसको लिख देना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर के 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन, यानी कि 36 नंबर के सिर्फ 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जब देखो पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब अगर आपको आंसर पता है तो लिखो, नहीं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का डालो और आप अपनी तरीके से आंसर लिखना। जैसे ऐसे लिखना, पैंजेनेसिस का सिद्धांत, अब आपको जो भी वैज्ञानिक का नाम याद हो लिख देना, तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो भी आपको याद हो लिख देना। ठीक है, सही आंसर तो इसका ये वाला होगा भैया। सही आंसर भी मैं बताता चलूंगा कि पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत हेकल ने प्रतिपादित किया। 1 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। बस इतना ही आपको लिखना है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बना के भी लिख सकते हो। बाकी मैं सही आंसर बता रहा हूं और साथ में यह भी बता रहा हूं कैसे बना के लिखना है। खा, मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम तथा उनके गुणसूत्र विन्यास लिखिए। तो एक हेडिंग डालो प्यारा सा कि मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम। बढ़िया सा एक हेडिंग डालो, ऐसा आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखो ना, ऐसा लगे कि भाई बिल्कुल सही सही आपने लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यह भी बता दे रहा हूं भैया कि जो क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में आ रहा होगा ना, पहले उसका ही क्वेश्चन का आंसर लिखना, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा जो पहले है उसका आंसर पहले लिखना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले उसका आंसर लिखो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना जब वो कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि उसके पास लाखों कॉपियां होती है, एक एक वर्ड वो चेक नहीं करेगा, स्टेप मार्किंग के जरिए आपको नंबर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में वो देखता है कि आखिर बच्चे ने कैसा लिखा है और आगे इसका सही भी होगा कि नहीं। अगर स्टार्टिंग में सही लिखा होगा तो उसको लगेगा हां भाई सही होगा, और जब पहला ही इंप्रेशन खराब तो खराब हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो खा का आंसर कुछ ऐसे लिख देना भैया। देखो ये खा वाला, गुणसूत्रीय व्यतिकरण से उत्पन्न होने 2 लोग। पहला है 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। जोड़ी में देखें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। लेकिन भैया जब यहां पे एक गुणसूत्र जो है 21वें जोड़ी में, देखो 23 जोड़ी है तो जो 21वां जोड़ी है उसमें 2 गुणसूत्र के जगह पर जब 3 गुणसूत्र हो जाते हैं ना, तब वहां पे मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। और अगर 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित होता है, इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। और अगर जोड़ी में जो 18वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें अगर 2 की जगह पर 3 हो रहा है ना, तो वहां पे आपका एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न होगा। अब देखो भैया जो हमारा 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है उसको ऑटोसोमल गुणसूत्र बोलते हैं, और जो 1 जोड़ी आपका होता है ना यानी कि 2 गुणसूत्र उसको हम बोलते हैं
लिंग गुणसूत्र। जैसे पुरुषों में होगा XY और महिलाओं में हो जाएगा XX, ठीक है। तो ये लिंग गुणसूत्र होता है। चलो भैया, थोड़ा बहुत मैं आंसर भी बताता चल रहा हूं, बाकी आप बना बना के भी लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। आंसर पता है तो कर दो, नहीं तो भैया आप अपने हिसाब से जो भी आपके दिमाग में आए। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो भी आपके माइंड में आए आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसका आंसर कुछ ऐसे लिख देंगे, देखो ये गा वाला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मतलब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 1 नंबर यहां पर भी आपका कंप्लीट होता है। मतलब कुछ है नहीं भाई, बहुत ज्यादा आसान है। अगला देख लो भैया, घा वाला प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। अब आंसर नहीं आ रहा है तो एक ही ट्रिक है मेरे भाई, प्रतिजैविक हेडिंग डालो, कुछ अपने तरीके से वर्ड को लिखो, लाइन को, और बीच में लिख दो प्रतिजैविक कहलाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो इंप्रेशन ऐसा जाएगा ना एग्जामिनर को कि हां भाई इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ऐसा लगेगा उसको, ठीक है। चलो, तो प्रतिजैविक के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, पढ़ेंगे सारी चीजें, टेंशन मत लेना। ये घा वाला प्रतिजैविक, ठीक है, तो अच्छे से समझो। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। 2 प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम निम्न हैं। जैसे एक है पेनिसिलिन, इसका उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम से होता है। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका उत्पादन स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से होता है। 1 नंबर आपका कंप्लीट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भैया, अंगा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ ध्यान से। किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। भैया किन्हीं 2 आभासी फल के नाम आ रहा है तो लिखो, नहीं तो हेडिंग डाल दो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का अंगा और लिख दो 2 आभासी फलों के नाम। जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब आभासी फल होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे अंगा लिख देंगे भैया। ये देखो अंगा नंबर क्वेश्चन है, 2 आभासी फलों के नाम, पहला है सेब, दूसरा स्ट्रॉबेरी। 1 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। मतलब 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के 5 नंबर आपका कंप्लीट होता है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ है ही नहीं। चलो अब हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों पे भैया। 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन, 10 नंबर का ये होगा लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला। सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये है, देखो भैया ट्रिक हर एक चीज में काम करता है। अगर आपको आंसर नहीं पता है ना तो आप ट्रिक लगा लगा कर आंसर लिख सकते हो, इतने आपके अंदर क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि आप 12th में हो। देखो जैसे लिंग निर्धारण क्या है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो लिंग निर्धारण हेडिंग डालो, पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिखो जो आपके दिमाग में आ रहा है। फिर मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप अपनी तरह से लिख दो मधुमक्खियों के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर ये देखो, लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। लिंग निर्धारण का मतलब ही है कि यह पता लगाना कि नर होगा या मादा, ठीक है। निषेचन के बिना अंडाणु से वृद्धि और विभाजन द्वारा वयस्क का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। बस हो गया, ठीक है। अब लेकिन आपको बताना इसमें एक चीज और, ऐसे लिखना, हेडिंग डालना मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से लिख देना, ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। तो देखो लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि। मधुमक्खियों, वाष्प चींटियों व कुछ अन्य हाइमेटोप्टेरस में 3 प्रकार के जीव होते हैं। जैसे एक होता है द्विगुणित रानियां, ये पूर्ण विकसित मादा जीव हैं जो निषेचित अंडों से विकसित होती हैं। दूसरा है द्विगुणित श्रमिक, ये भी निषेचित अंडों से विकसित होते हैं, द्विगुणित जीव होते हैं, किंतु जनन अंग अल्प विकसित होने के कारण अंडाणु उत्पन्न नहीं करते। तीसरा है अगुणित ड्रोन या नर, ये अनिषेक जनन द्वारा अगुणित या अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं, ये नर जीव की भांति शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अब मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ऐसे हेडिंग डाल देना। देखो आपको आंसर नहीं आ रहा है ना तो आप अपने हिसाब से लिख देना जो आपके दिमाग में आए, लेकिन मैं सही आंसर थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विशिष्ट एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है, इसे हेप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। इस प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित 2n युग्मनज से होता है, जबकि नर मधुमक्खी सीधे अंडाणु से बनती है। नर मधुमक्खी के विकास को एरहिनोटॉकी कहते हैं। नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 1 गुण यानी कि n होती है। मादा मधुमक्खी पोषण के आधार
पर रानी, श्रमिक आदि में भिन्न हो जाती हैं। अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी विकसित होते हैं, इसी कारण ये एक गुण होती हैं। निषेचित अंडों से बने लार्वी का यदि पर्याप्त पोषण के अभाव में पूरा विकास ना हो तो इनसे श्रमिक मधुमक्खी विकसित होती है। यदि निषेचित अंडे से बने लार्वी का शाही जेली द्वारा निरंतर पोषण होता रहे तो यह रानी मक्खी के रूप में विकसित होते हैं। जनन की क्षमता केवल रानी मधुमक्खी में होती है। बस हो गया, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा आप दिमाग लगा के आंसर लिखोगे तो आ जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेम यही लिखें, आप अपने हिसाब से भी आंसर को लिख सकते हो, थोड़ा बना बना के। तरीका यही है मेरे भाई, अगर बायोलॉजी में पास होना है तो कुछ इसी तरीके से आपको हेडिंग डालना होगा कि लिंग निर्धारण, थोड़ा उसमें लिखो जो आपके दिमाग में आ रहा हो। मैं सही आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कम से कम ये क्वेश्चन अगर आए तो आंसर लिखकर आ पाए। और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, उनके बारे में लिखेंगे। खा, भक्षी कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भैया भक्षी कोशिका क्या होती है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझेंगे। नीचे चलो थोड़ा समझ लेते हैं, वरना आप लोग हेडिंग डालना भक्षी कोशिका और इसके बारे में जो भी आपके दिमाग में आए लिखो, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सही सही आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो आप बना बना कर लिखो। भक्षी का मतलब भक्षण करना। तो देखो, श्वेत रक्तधमनियों में पादपों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। ये रुधिर के बहाव की उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकते हैं। यही नहीं, ये महीन केशिकाओं की दीवार के छिद्रों से निकलकर ऊतक द्रव्य में भी जाते रहते हैं। ऊतकों में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं, विषाणुओं, विष पदार्थों, टूटी फूटी कोशिकाओं तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों का अपने पादपों द्वारा अंतर्ग्रहण करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका भक्षण तथा श्वेत रुधिराणुओं को भक्षी कोशिका कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग यह है कि इसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित अनुपयोगी तत्वों का निराकरण होता रहता है। मतलब भक्षी कोशिका जो है श्वेत रुधिराणुओं को ही बोला जाता है। ठीक है, और है कि नहीं है? और नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप लिख देना, थोड़ा थोड़ा बना के नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। ये देखो गा वाला, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव भार या जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। भाई आप पारिस्थितिक पिरामिड हेडिंग डालो, थोड़ा उसमें अपने बारे में पिरामिड से रिलेटेड चीजें लिखो। फिर आप जैव मात्रा या जैव भार का पिरामिड हेडिंग डालो, थोड़ा जैव भार के अकॉर्डिंग आप लिखो। फिर संख्या का पिरामिड हेडिंग डालो, संख्या का पिरामिड लिख दो। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही आपको लिखना है। मैं आंसर बताऊंगा अभी, टेंशन मत लेना। चलते हैं नीचे और थोड़ा पिरामिड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर समझे रहोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी बना बना के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता तो मैं बात कर रहा हूं। तो पारिस्थितिक पिरामिड देखो, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारुओं के संबंधों का रेखीय चित्रण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। मतलब जो जीव लोग हैं ना, उनका जो रेखीय चित्रण होता है। आगे देखिए, पिरामिड पारितंत्र में जीव की संख्या, जीव भार तथा जैव ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रदर्शन एल्टन ने किया था। इसमें सबसे नीचे का पोषी स्तर उत्पादक का होता है तथा सबसे ऊपर का पोषी स्तर सर्वोच्च उपभोक्ता का होता है। ठीक है, अब ऐसे जीव भार का पिरामिड हेडिंग डालो, थोड़ा लिख दो भैया कि जीव के ताजे अथवा शुष्क भार के रूप में प्रत्येक पोषी स्तर को मापा जाता है। स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक का जीव भार सर्वाधिक होता है, अतः पिरामिड सीधा रहता है। तालाबीय पारितंत्र में उत्पाद का भार सबसे कम होता है, अतः पिरामिड उल्टा बनता है। जीव भार को ग्राम प्रति एम स्क्वायर में मापा जाता है। ऐसे आप संख्या का पिरामिड थोड़ा सा, मतलब हेडिंग डाल डाल के जितना अच्छा लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। संख्या का पिरामिड देखो, इस पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। घास तथा तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे कम तथा अंतिम उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक होती है, अतः यह पिरामिड उल्टा होता है। देखो, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि 2 ही नंबर में ही आएगा। क्वेश्चन 3 नंबर में भी ये अक्सर पूछा जाता है, तो अवॉइड हमें नहीं करना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो घा, अभयारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभयारण्य हैं? तो आप अभयारण्य हेडिंग डालो, अपने अकॉर्डिंग लिखो। नहीं आ रहा है तो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देते हैं, मतलब इसका आंसर थोड़ा सा समझते हैं। अभयारण्य क्या होता है, नीचे चलेंगे समझेंगे। मतलब आंसर थोड़ा समझ लोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो इसके नीचे, ये अभयारण्य क्या है? देखो, अभयारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है, अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित ना हो। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में लगभग 543 अभयारण्य हैं।
भारत के 2 प्राणी विहार जैसे जल्दापारा जंतु विहार, मदारी हाट पश्चिम बंगाल, घाना पक्षी विहार और भरतपुर राजस्थान। बस ये हो गया, ठीक है, ये सब अभयारण्य है मेन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 2 नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से समझो, और अगर नहीं आ रहा है कुछ भी ना तो बना कर लिख दो भाई, आपके पास ऑप्शंस हैं कि थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से क्रिएट करके भी लिख सकते हो। ये देखो अंगा नंबर क्वेश्चन है, लैमार्कवाद का मूल आधार क्या होता है। तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। आंसर मैं इसलिए साथ में बताता चल रहा हूं ताकि अब एग्जाम टाइम में मेरे भाई आपके दिमाग में आंसर जाना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए। तो लैमार्कवाद का मूल आधार पढ़ के हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे अब चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैमार्कवाद का मूल आधार देखो, लैमार्क के अनुसार सर्प झाड़ियों तथा बिलों में रहता है, मतलब ये जैव विकास से रिलेटेड है, तथा जमीन पर रेंग कर चलता है, जिसके कारण उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे तथा बिल में घुसने में भी बाधा करते थे, इसलिए इनके पैर धीरे धीरे लुप्त होते चले गए, जबकि अन्य सरीसृपों में पैर उपस्थित होते हैं। लैमार्क का मानना था कि बतख प्रारंभ में स्थलीय थे, जो खाने की खोज में पानी में जाया करते थे। पानी में चलने के लिए उन्हें अपने पंजे फैलाने पड़ते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनके पंजे के आधार पर त्वचा लगातार खिंचती गई और पेशीय चलन से पंजों में रुधिर का बहाव बढ़ गया, अतः त्वचा ने अंगुलियों के बीच में पाद जाल का रूप ले लिया, ठीक है। तो ऐसे आप करके लिख दो, 2 नंबर फिक्स है। मतलब आपको अगर नहीं आ रहा है आंसर भाई बना कर लिखो, यही एक तरीका है, और आ रहा है तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीजें लिखो, आप इतने ब्रिलियंट हो, ठीक है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा ना कि आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी 3 नंबर वाला क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए ना, उसको जरूर पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि 70 में से 36 नंबर के सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न, तो सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर देना है। जैसे 4 का उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको आंसर आ रहा है तब तो आप आसानी से लिख दोगे, शायद मैंने नीचे इसका आंसर लिखा नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। एक प्यारा सा पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 का कर डालना है, उत्परिवर्तन एक हेडिंग डालिएगा, उत्परिवर्तन, ठीक है। अब परिवर्तन उत्परिवर्तन इनके बारे में थोड़ा बहुत जो कुछ भी आपको आता है ना वो लिख दीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसका आंसर उतना ही लॉन्ग लिखना है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन 2-4 लाइन में, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग आधा पेज या उससे ज्यादा, और 3 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 1 पेज में या 1.5 पेज में या 2 पेज में भी आप लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा। तो उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोलॉजी पर मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे क्लासेस दे चुका हूं, YouTube पे सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। लेकिन उत्परिवर्तन हेडिंग डाल के जो भी आपको परिवर्तन से रिलेटेड पता है वो चीजें लिखो, ठीक है। और आंसर में जैसे ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार और भी जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार ऐसे थोड़ा करके लिख दोगे, इतना अट्रैक्टिव आपको लिखना है ना कि एग्जामिनर आपको पकड़ ही ना पाए, मतलब छोड़ना नहीं है। हमें 1-1.5 पेज में जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है लिख दो। मैंने देखा है ना कि पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैं लिखकर तो आया था लेकिन मेरा आंसर सही नहीं था, फिर भी मेरे इतने नंबर आ गए, बायोलॉजी में 70 में 55 60, ठीक है। कैसे आ गए? क्योंकि आपने लिखा है अगर तो आपको नंबर दे दिया जाएगा भाई, एक एक वर्ड आपका चेक नहीं किया जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसे सहोपकारिता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इसको स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा सहोपकारिता। अब देखो जीव एवं समष्टियां चैप्टर में ना सहोपकारिता, ठीक है। अब जीव और समष्टियां चैप्टर में कुछ टिप्पणियां हैं, जैसे बायोलॉजी में एक काम करना, जो अंतर वाले क्वेश्चन है ना उसको पढ़ लेना, जो टिप्पणियां वाले क्वेश्चन है उसको पढ़ लेना। ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे भाई। जैसे अंतर, टिप्पणी लिखिए, ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। अंतर में जैसे डीएनए और आरएनए में अंतर, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, उपार्जित प्रतिरक्षा एवं ऐसे आपके कई अंतर हैं आपके इसमें, तो उनको जरूर पढ़ना। साथ ही साथ आपके जो टिप्पणी सहोपकारिता, प्रतिस्पर्धा, सहजीवन, सहभोजिता, ठीक है, ऐसे से कई टिप्पणियां हैं उनको पढ़ लेना मेरे भाई। नंबर आपका ये 3 फिक्स है। ऐसे हेडिंग डाल के जो भी आपको चीजें आ रही है दिमाग में लिखते चले जाओ, बीच बीच में आप लिख देना सहोपकारिता कहते हैं। थोड़ा ऐसा ट्रिक में लिखना ना कि एग्जामिनर को लगे ही ना कि आपने कहीं गलती भी की है, ठीक है। ऐसे देखो
3 नंबर वाला क्वेश्चन कम से कम आपको भैया 1 पेज या 1.5 पेज में तो मिनिमम लिखना है, ठीक है। 2 हो जाए तो भी चलेगा। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन संबंधी रोग होते हैं, तो आप हेडिंग डालिए मनुष्य में यौन संबंधी रोग, ठीक है। हेडिंग डाला, आप 2-4 रोग जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, जैसे एड्स हो गया, क्लेमाइडियोसिस हो गया, ऐसे ऐसे कई रोग हैं। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, तो आपको बायोलॉजी के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मनुष्य में यौन संबंधी रोग। जो भी रोग आपके दिमाग में आ रहे हैं थोड़ा बहुत उसको बनाकर लिख दीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक हम बायोलॉजी में 70 में 70 फोड़ेंगे नहीं कुछ नहीं होने वाला। घा देखो, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, तो अगर आपको पता है तो लिंग, पक्षियों में लिंग निर्धारण हेडिंग डालो, थोड़ा लिंग निर्धारण के बारे में लिखो भाई, कि इसमें हम ये पता लगाते हैं कि नर होगा या मादा होगा, कैसे क्या होगा, थोड़ा पक्षियों के बारे में हल्का फुल्का लिख दो। मतलब आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ लिखना है। मैं हमेशा कहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। कुछ नहीं लिखोगे भाई कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखना। तो आपका ये 4 क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का, मतलब बना बना के आपको लिखना जरूर है, ऐसा नहीं कि खाली पेज छोड़कर चले आए। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। मान लो आपको अगर एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो पास भी करना चाहे और आपकी कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं होगा, वो कैसे पास करेगा, किस बेसिस पर पास करेगा। कहीं बाद में कॉपी रीचेक हो जाए, वो पास कर दे आपको, बाद में कॉपी रीचेक हो, बेचारा फंस जाएगा। तो आप कुछ लिखे रहोगे तो उसको लगेगा कि हाँ लिखा है तो इसे पास कर देना चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 5 का 3 नंबर के 4 क्वेश्चन और रहेंगे। देखो, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। भाई अंतर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और डीएनए और आरएनए तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो लिखने का तरीका यही है कि आप एक बढ़िया सा चार्ट बनाओ ऐसे, ठीक है। इधर लिख दो डीएनए और इधर लिख दो आरएनए। अब दोनों में अंतर लिख दो। जैसे पहला अंतर हो गया कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसमें आरएनए में पहला अंतर हो गया, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारक होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आप ऐसे लिखो, डीएनए जो है द्विकुंडलित संरचना होती है, आरएनए जो है एक कुंडलित होती है। तो थोड़ा बहुत ऐसे डिफरेंस आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। चलो भैया, बाकी डीएनए और आरएनए में अंतर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मानव एवं कपी में समानताएं और असमानताएं बताइए। तो मानव एवं कपी में समानताएं पहले हेडिंग डालो, थोड़ा सा मनुष्य और जो कपी हैं उनके बारे में थोड़ा लिखो। कपी जो हमारे पूर्वज थे ना उनको कहा जाता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस बताओ कि भाई इनमें क्या अंतर हो सकता है, क्या समानताएं हैं। फिर अंतर असमानताएं हेडिंग डालो, मानव एवं कपी में असमानताएं, फिर उसमें 2, 4, 6, 10 लाइन लिखो। मतलब ऐसे ही 1-2 पेज आप भर दो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपने सही तरीके से लिख रखा है आंसर ना, आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए। पुनर्योगज प्रोटीन जो है हेडिंग डालो। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। प्रोटीन हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं को का मरम्मत करता है, उसको सही करता है। मतलब ऐसी चीजें आप इसके अंदर पुटअप कर सकते हो। बीच में पुनर्योगज प्रोटीन का भी वर्ड का भी यूज कर देना, नंबर मिल जाएगा। तो ये सब ट्रिक होता है। ऐसे घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। अब पहले आप लोग लिखो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का महत्व, और थोड़ा बहुत आप लिख दो कि भैया घरेलू उत्पादन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। मतलब ये सब घरेलू उत्पादन में हमारे सूक्ष्म जीव का महत्व है। औद्योगिक उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव का काफी महत्व है। तो औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व हेडिंग डालो, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दो भैया कि एल्कोहल जो है ये सब बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, इडली डोसा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से समझना, ऐसे कुछ लिख देना। तो 4 × 3 12 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक उठाओ या क्वेश्चन बैंक उठाओ, लेकिन 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस का सफाया कर दो भाई। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ लो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे 3 नंबर के। अभी 12 कितने क्वेश्चन हुए हैं? 4, 4, 8 क्वेश्चन। अभी 4 क्वेश्चन और है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो पहले प्लाज्मिड हेडिंग डालो।
प्लाज्मिड्स के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखो जो आपके माइंड में आ रहा है, फिर आप एक हेडिंग डाल देना प्राणियों के जीवन में प्लाज्मिड की उपयोगिता, फिर उसमें थोड़ा बहुत लिखो। ऐसे अगर आप एक हेडिंग डाल के थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं ना, तो कॉपी चेक करने वाले को ऐसा लगता है कि भाई बच्चे ने अच्छे से लिखा है। स्टार्टिंग के पेजेस काफी साफ सुथरा आप लिखना, मतलब उसमें काट पीट बिल्कुल भी ज्यादा मत करना, ये गलती नहीं करनी है। गा वाला देखो, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं बायोलॉजी में ना जो 100% फिक्स हैं, जैसे आपका अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, मनुष्य का नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फिर उधर परिवार नियोजन, उसके बाद में डाउन सिंड्रोम, डीएनए और आरएनए में अंतर, आनुवांशिक कूट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। मैंने बायोलॉजी के 70 टॉपिक्स आपको बताए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट जाकर देख लोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये आपका शुक्राणु जनन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुक्राणु जनन हेडिंग डालो कि मनुष्यों में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसी को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ऐसे फिगर उगर बना देना भाई कि ऐसे कुछ फिगर जो होता है, देखो ये कुछ ऐसे फिगर होता है शुक्राणुओं का, तो ऐसे शुक्राणुओं का थोड़ा फिगर वगैरह बना देना, ऐसा दर्शा देना कि हाँ हमने अच्छे से किया है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ऐसा आपको दर्शा देना। ठीक है, ऐसे घा वाला देखो भैया, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए तथा इसके संरक्षण की 2 विधियों को लिखिए। तो वन्य जीव पहले हेडिंग डाल दिया, लिखना वो जीव जो वनों में रहते हैं, थोड़ा बहुत वे वन्य जीव कहलाते हैं, मतलब अपनी तरीके से एक डेफिनेशन आप बनाकर पुट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपको लिखना है वन्य जीव के संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां, इसको कैसे बचा सकते हैं वो आपको एक हेडिंग डाल के उसमें डिस्क्राइब कर देना है। ये तरीका है भाई, अगर कुछ नहीं आएगा ना, ऐसे आप ब्लैक ब्लू पेन से खूबसूरत लिखकर चले आना, देखना ना कि 70 में 55 60 तो आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहां पर भी कंप्लीट, मतलब 36 नंबर के हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल हो चुके हैं। ठीक है, मतलब टेंशन तो लेना ही नहीं है बोर्ड एग्जाम का, हम है ना पूरे बायोलॉजी की तैयारी आपकी करवा देंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को लाइक करते रहो भाई। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है टोटल 5 नंबर के 3 क्वेश्चन रहते हैं भैया, 15 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं। बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, जैसे 7 मैंने कहा था ना, गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ लीजिए। नहीं पढ़े हो तो अभी बुक उठाकर देख लो मेरे भाई, ये सब 5-5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। देखो गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजीय पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन करो। तो गुरु बीजाणु जनन लिखो, थोड़ा डेफिनेशन लिख दो कि गुरु बीजाणुओं के निर्माण को ही हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, इसी प्रक्रिया को। ठीक है, अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर कम से कम 2 से लेकर 3 पेज में कम से कम होना चाहिए, या 4-5 पेज में भी आप लिख सकते हो, लेकिन 2-3 पेज मिनिमम, 2 से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप बनाकर लिख दो। अथवा लगाए, नहीं पता तो भ्रूण कोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो भ्रूण कोष हेडिंग डालो, अपने अकॉर्डिंग जो चीजें दिमाग में आ रही है लिखो। ठीक है, अब इस भ्रूण कोष के प्रकार ऐसे हेडिंग डालो और इसको लिख दो। नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है मेरे भाई, टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल 100% फिक्स है। ठीक है, तो 5 नंबर आपका यहां पे फिक्स हो जाएगा, थोड़ा बना के लिखना है। ऐसे 8वां क्वेश्चन देख लो, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम को लिखिए। अब सबसे पहले संक्रामक रोग लिखो कि ऐसे रोग जो डायरेक्टली एक दूसरे से फैल सकते हैं, मतलब संक्रमित हो सकते हैं, वो संक्रामक रोग हैं। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो डायरेक्टली छूने से या स्पर्श करने से नहीं होते। थोड़ा बहुत ऐसे आप लिख दो, कोई 1-2 रोग आप दर्शा दो, मतलब 2-3-4 पेज में आप लिख दो, नंबर मिलेगा। अथवा लगा है, नहीं पता तो निम्न पर टिप्पणी लिखिए, डेंगू बुखार और फाइलेरियोसिस। तो डेंगू बुखार हेडिंग डालो, उसमें थोड़ा सा लिखो कि ये मच्छरों के कारण होता है, ऐसा मादा एडीज मच्छर जो है इसका वाहक होती है। ठीक है, और फाइलेरियोसिस हेडिंग डालो भाई, फाइलेरियोसिस को हाथी पांव भी कहते हैं, मतलब इसमें जो पांव है ना वो काफी ज्यादा मोटा हो जाता है। तो ऐसे आप थोड़ा सा बना के लिख दोगे ना, आपका 5 नंबर फिक्स है। मतलब अगर आंसर नहीं आ रहा है तो यही एक ट्रिक है भाई कि आपको आंसर को बना कर लिखना है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी भी आपके पास समय है, आप पढ़ लो बैठकर, ताकि ऐसे ट्रिक लगाना ना पड़े। अगला, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करो, 5 नंबर भैया। तो आप पहले पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार डालना हेडिंग, थोड़ा उसमें 2-3 लिख देना, फिर तालाब का पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक, उसमें भी 2-4-6 लाइन 10 लाइन लिख देना, काम खत्म। नहीं पता तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करो, बस ऐसे कुछ कर देना। हो सके तो ऐसे पिरामिड थोड़ा सा बना देना ना
कि भैया इसमें ये है वो है, तो थोड़ा बहुत आप ऐसे डिस्कशन कर सकते हो, ये तरीका है। मतलब एट लास्ट हमारा पेपर जो है पूरे 70 नंबर के बायोलॉजी का यहीं पर फिनिश होता है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले उसका आंसर लिखना। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं आएगा उसका आंसर पहले नहीं लिखना है, हो सकता है बाद में आपकी हेल्प हो जाए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, उसको बना बना कर लिखना है, छोड़ना किसी को क्वेश्चन को नहीं है। हो सके तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गारंटी है आप 70 में 60 प्लस लेकर आओगे। बाकी 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का लघु उत्तरीय और 10 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 36 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय, 70 नंबर हो गया। देखो 36 4 40 पर 45 10 55 15 70, लघु उत्तरीय दोनों को मिला लो तो 46 नंबर के आते हैं। मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जहां भी मिले सबको पढ़ो, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ो। 5 नंबर वाले जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, मतलब विस्तृत उत्तरीय, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। बाकी 70 नंबर का पूरा पेपर हो चुका है। कैसे आपको विथ ट्रिक ये पूरा पेपर सॉल्व करना है मैंने आपको आज बता दिया। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और हमारी जो मनोकामना है आपके साथ है भैया, हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए। तो फाइनली चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।